प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। जल जीविका में प्रबंधक संचार और प्रकाशन के रूप में कार्यरत मैं पारुल उप्रेती आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम रालेगांव यवतमाल महाराष्ट्र की महिला किसानों यानी मत्स्य सखियों से जुड़े हैं, जो आज हम सभी के साथ प्रतिभागी हैं इस एक्वाटॉक सेशन में। उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की। आज का हमारा एक्वाटॉक्स का सेशन महिला दिवस पर ही आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने अपने हक के लिए की थी। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की। ये महिलाएं ही हैं जो हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाती हैं। आज के दिन महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम वुमेन ऑफ टुमारो यानी आने वाले कल की महिला रखी गई है, जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। धरती से लेकर पाताल तक हर क्षेत्र के निर्माण में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। महिलाएं ही बिजनेस, उद्यमी कार्यों और वेतन रहित श्रम के रूप में अर्थव्यवस्थाओं में काफी बड़ा योगदान देती हैं। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो आज हर बड़े पद पर महिलाओं का ही वर्चस्व है। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में भी महिलाओं ने अपने कौशल कार्य से अपनी अलग पहचान बनाई है और साथ ही माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त के रूप में अहम भूमिका निभाई है। भारत में स्व सहायता समूह में आयोजित लाखों ग्रामीण महिलाओं ने कोविड के समय में मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन किया, सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन प्रदान किया और कई ऐसे अनेक कार्य किए जहां महिलाएं आगे आई। इसी के साथ आज हमारा एक्वाटॉक्स का सेशन महिला दिवस पर है और सभी महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इसी के साथ मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर निकिता गोपाल मैम को, जो वर्तमान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर CIFT इंस्टीट्यूट में हैं। आप कृषि अर्थशास्त्र में PhD रखती हैं और पिछले 20 वर्षों से मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप मत्स्य पालन और जलीय कृषि में जेंडर इक्वलिटी के लिए भी सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। आपने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ काम किया है। नाका के सहयोग से आपने थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में जलीय कृषि में जेंडर इक्वलिटी पर एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना पर भी काम किया है। अब मैं निकिता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आगे का इस सेशन को बढ़ाएंगे। उसके पश्चात हमारे साथ जुड़ी मत्स्य सखी, जिसमें हम प्राजक्ता जी की अतुलनीय अनुभव सुनेंगे। सबसे पहले निकिता मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सबको नमस्कार। थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बहुत संक्षिप्त में और बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया और मुझे भी खासकर बहुत खुशी है कि आज इस दिवस पर आप सबके साथ थोड़ा देर बिताने में और मेरे जो अनुभव है उसको शेयर करने में आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले बहुत सारे थीम थे इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। एक जो पारुल ने कहा वुमेन ऑफ टुमारो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी एक थीम निकला था इस वर्ष के महिला दिवस के लिए। और हमारे यहाँ जो थीम हमने अडॉप्ट किया है वो ब्रेक द बायस है, मतलब जो पक्षपात है उसको तोड़ने का काम होना चाहिए और हम करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए और हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है।
जल जीविका की जो काम है वो उससे भी मैं सुपरिचित हूँ। मिश्रा जी से बहुत सालों का परिचय है, और खासकर जो महिलाओं के शक्तिकरण के लिए जो काम जल जीविका करती है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, वह बहुत सराहनीय है। जो हमारी बहनें संभालना सीख रही है, उससे आमदनी हो रही है, तो वो बहुत ही सराहनीय काम है। मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि पारुल ने कहा कि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में, जहाँ घर से लेकर समाज तक सारे जो डिसीजंस है वो पुरुष ही ज्यादातर लेते हैं। ये नहीं कि स्त्रियां उसमें भागीदार नहीं है, पर अगर हम घर की ही बात ले तो हेड ऑफ द फैमिली हमेशा एक पुरुष ही होता है, और माँ या बेटी या बहन या पत्नी के रूप में ही औरतों को ज्यादा मानते हैं लोग। पर यह है कि हम भी इंसान हैं, तो पहले वो रिकॉग्निशन चाहिए कि स्त्री और पुरुष है तो है, बट बेसिकली सब लोग इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, और सबकी अपनी आशाएं होती है, अपनी इच्छाएं होती है, अपनी थॉट होती है, अपनी ओपिनियंस होती हैं। तो ये अगर यह रिकॉग्निशन घरों में हो और घर से समाज में और कम्युनिटी में आ जाए, तब शायद जो यह विषय है और यह प्रत्येक जो दिन हम मनाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सब उसमें एक इक्वालिटी आ जाती है और इक्विटी आ जाती है। तो यह इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है, समानता नहीं है, इसीलिए हम अभी भी इस दिन को मनाना पड़ रहा है। शायद एक दिन ऐसा हो कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसको मनाने की आवश्यकता ही नहीं हो एक दिन। और मैं जो विषय मुझे दिया था जल जीविका ने, वो है कि विमेन एंड चेंजिंग टाइड्स, मतलब महिलाएं और बदलती लहर, जो मैंने ट्रांसलेशन, आई टुक द ट्रांसलेशन ऑफ दैट। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बात करूं आपसे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो खुद एक बदलती लहर है, जो हम कुछ साल पहले इसका परिकल्पना भी नहीं कर पाते थे। आज वो हो रहा है। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मछली पालन के क्षेत्र में आ रही हैं, वो काम कर रही है उसमें, और उससे उनके घरों में आमदनी हो रही है, घर के एक्सपेंडिचर में उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उनके बच्चों के खाने पीने में, उनके एजुकेशन में आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो बहुत ही सराहनीय है। वो एक बदलती लहर है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने ही कुछ अनुभव आपसे शेयर करूं, जो शायद कुछ आपको इससे सीख मिले, और मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी सीखना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं और मुझे उससे क्या सीख मिलेगी मेरे आगे के काम में। तो मैं अपने पिछले 24-25 साल से जो मैं काम कर रही हूँ उसके बारे में कुछ आपसे बात करूंगी। और इन सालों में मेरा काम ज्यादातर तटीय और समुद्री मात्स्यिकी के क्षेत्र में था। यह नहीं कि इनलैंड सेक्टर में मैंने काम नहीं किया है, पर ज्यादातर तटीय और समुद्री मात्स्यिकी में जो महिलाएं काम करती थी उनके बीच रहा मेरा काम 25-24 सालों में। और पहले से ही महिलाओं के बीच काम रहा है, और ये बहुत प्लान्ड नहीं था, पर फिर ऐसा हो गया कि आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द सोशल साइंस डिविजन में स्त्री महिला होने के नाते मुझे थोड़ा अप्रोच करना इजी रहा, और मेरा इंटरेस्ट भी था उस एरिया में। और उनके बीच के जो मसले हैं और उनके जो सॉल्यूशंस है उनके काम में वह प्रयास मेरे काम के दायरे में था। ये नहीं कि सभी मसलों को हल कर पाई हूँ, शायद कुछ ही नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ, पर फिर भी मेरे काम के दायरे में उनके जो मसले हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो आती थी। तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। कैन यू सी दी
visible, ma'am. presentation, but I think it's not in show, no? 1 minute. Huh? Slideshow. Okay. Is it visible now? Yes, yes. Yes, ma'am. It is visible. Okay. थोड़ी देर हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो मैं जो मैंने 20-25 सालों में काम किया उसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैंने जिन महिलाओं को देखा, जिनके बारे में लिखा, जिनके बारे में मैंने काम किया, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। शायद बहुत ही बातें होंगी जो आप पहले से जानते होंगे, पर फिर भी एक और बार कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। आंकड़े कहते हैं कि मात्स्यिकी क्षेत्र में जो है 4 में से 1 कामगार जो होती है वो स्त्री होती है। मतलब बहुत सारी स्त्रियां इसमें काम करती हैं, खासकर छोटे पैमाने के जो मात्स्यिकी होते हैं, जैसे स्मॉल स्केल फिशरीज। हमारे देश में मात्स्यिकी में स्त्रियां हमारे देश में मात्स्यिकी में स्त्रियां और महिलाएं की भागीदारी जो है कई कार्यों में देखी जा सकती है, जैसे कि मार्केटिंग में है, या फिर जाल बनाने में है, या फिर संस्करण में है, मत्स्य संस्करण में है, या फिर जो सी फूड प्रोडक्ट्स है उसके फैक्ट्रीज में जो काम करती हैं, सभी में हम महिलाओं को देख सकते हैं। अगर हम मात्स्यिकी को के कार्यों को बांटे तो एक तो है मछली पकड़ने से पहले वाले जो काम होते हैं, एक जो है मछली पकड़ने के दौरान जो काम होते हैं, और एक उसके बाद के काम। तो ज्यादातर देखा जाए तो मराइन फिशरीज में पकड़ने के बाद के काम जो होते हैं, दैट इज पश्च पैदावार जिसे कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें ज्यादातर हम महिलाओं को देखते हैं। पर ये दुख की बात यह है कि उनकी जो भागीदारी है उससे ठीक तरह स्वीकृति नहीं मिली है, और उसको रिकॉग्नाइज उतनी ज्यादा नहीं की गई है जितना वो करना चाहिए। पहले जब मात्स्यिकी बहुत छोटे पैमाने के से में होता था, जैसे कि छोटे नाव होते थे या छोटे जाल होते थे, तब जालों को जो घरों में ही बुना जाता था, वो कपास के, दैट इज कॉटन के ट्वाइन से बुनते थे, और इस काम में महिलाएं बहुत ही निपुण थी। पर धीरे धीरे नाव बड़े होने लगे, जाल बड़े होने लगे, और जाल की जो मटेरियल है वो सिंथेटिक, जैसे नायलॉन की मटेरियल बनने लगी, और जालों की जो वेबिंग होती थी वो फैक्ट्रियों में बनने लगी। तब वो वेबिंग खरीदते थे और उससे जाल बनाते थे। तो यह जब आया तो स्त्रियों की जो भागीदारी थी वो कम होती गई, खासकर जो जाल बुनने वाले काम में थी। स्त्रियां आजकल बिल्कुल ही हमें नहीं मिलती हैं इसमें। पकड़ने के बाद के कामों में, जैसे इसमें आप देख रहे हैं तमिलनाडु का एक फोटो है, जहां गिलनेट से जो मछली है जाल में फंसी हुई उसको निकाल रही हैं ये स्त्रियां। तो यह काम से, जैसे बीच में जब फिशिंग विलेजेस में जब बोट्स नाव आते हैं तो स्त्रियां ही उससे नेट से जाल से मछली को निकालती हैं। और क्रय विक्रय के कार्यों में, जैसे कि ऑक्शनिंग है, मछली को जब पकड़ के लाते हैं तो उसे ऑक्शन किया जाता है। मतलब बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसे खरीदने के लिए आते हैं, तो वहाँ एक ऑक्शनिंग का प्रोसेस होता है। तो वहां भी हम बहुत ही कम, बट महिलाएं हैं वहां। महिलाएं क्यों कम हैं? क्योंकि इसमें एक मूलधन की आवश्यकता होती है। जब सेल होता है तब उसका कैश पेमेंट करना पड़ता है, तो वो मूलधन जो होता है वो महिलाओं के हाथ में कम ही होता है, और इसके लिए क्रेडिट की जरूरत होती है, जो बैंकों से लोन की जरूरत होती है। लोन मिलना बहुत मुश्किल है स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनके पास प्लेज करने के लिए अन्य संपत्ति की जरूरत होती है, तो महिलाओं के पास वो प्राय कम होती है। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और एक्सेस बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्शन में जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कम होती है। मार्केटिंग में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महिलाएं इसमें काम करती हैं।
मछली बेचने का जो काम होता है मार्केट्स में या फिर घरों में जाकर बेचने के लिए, हर एक कोस्टल स्टेट में, बंगाल से लेकर अब गुजरात तक लीजिए, सब स्टेट्स में, हर एक राज्य में महिलाएं मार्केटिंग में, फिश मार्केटिंग में, स्पेशली फ्रेश फिश मार्केटिंग में बहुत ही एक्टिव है। यह नहीं है कि इससे जो आमदनी होती है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं जब बेचती हैं उनका जो क्वांटिटी है, उसका जो मात्रा होती है जो मछली की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि सर पे रख के जाते हैं या फिर मार्केट में बहुत कम मात्रा में उनकी सेल होती है। मार्केट्स में जो एस्टैब्लिश मार्केट्स है वो शायद पंचायत के नीचे होती है या फिर म्युनिसिपैलिटी के नीचे होती है, और उसको ऑक्शन किया जाता है, और ऑक्शन में भी वो ज्यादातर महिलाएं नहीं ले पाती और पुरुष ही लेते हैं उसे। और महिलाएं कहाँ बैठे और कहाँ बेचे मार्केट में, वो भी जो डिसाइड करता है, वो मार्केट जिसने ऑप्शन में लिया वो डिसाइड करते हैं। तो मार्केट में ज्यादातर अगर आप देखें तो इनको बहुत ही इनसिग्निफिकेंट स्थानों पर ये बैठकर बेचती हैं हमारी बहन। उनको जो दाम मिलता है फ्रेश फिश के लिए वो भी कंपैरेटिवली पुरुषों से थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस होता है। और जब महिलाएं बैठती हैं बेचने में तो ज्यादातर बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं कस्टमर्स, मतलब महिलाएं हैं तो हम बार्गेन करें और बार्गेन करके, तो इसीलिए उनका जो रेट है जो फिश के लिए वो भी कम मिलता है इन लोगों को। ज्यादातर महिलाएं सर पर बास्केट लिए हुए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सर पर वो बास्केट एल्यूमिनियम का हो या फिर बांस का हो, उसमें लेकर वो घर घर जाती है और बेचती है। इसमें भी उनको अधिक कंपटीशन कहाँ से आ रहा है, वो पुरुषों से आ रहा है, क्योंकि पुरुष जो है साइकिल में या फिर स्कूटर पे या फिर बाइक पर ले जाती है। और इससे ये बात सामने आती है कि वो क्यों नहीं महिलाएं भी स्कूटर या बाइक पर मछली बेचने का काम क्यों नहीं करती हैं। इस बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा ही नहीं है। ये है इसका मेन प्रॉब्लम, ये है शायद। ये हमारे एक बहन है रमणी, ये स्कूटर इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि उनको सर पे जो पहले रमणी भी सर पे ही बास्केट लगाकर घर घर जाकर बेचती थी, पर उनको हेल्थ में थोड़ा इश्यूज हो रहा था, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसलिए उन्होंने एक स्कूटर पहले सीखा और एक छोटा सा लोन लिया और एक सेकेंड हैंड स्कूटर उन्होंने खरीदा। यह खासकर यह कोविड के टाइम पर इसको बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि रमणी और ज्यादातर you couldn't go by walk during that time, so Ramani used to go by स्कूटर लेकर वो अपने रेगुलर क्लाइंट्स जो है उसके पास जाकर मछली बेचती थी। तो क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग महिलाएं ऐसे सीखे, स्कूटर सीखे या बाइक सीखे और उनका काम और एफिशिएंट बना सकते हैं। मछली से सुखाने का काम जो होता है उसमें भी ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। आज भी उसमें बहुत सारे महिलाएं काम करती हैं। नीचे जो देख रहे हैं वो बॉम्बिल है, बॉम्बे डक, जो ज्यादातर यहाँ से गुजरात महाराष्ट्र में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरुष पकड़ते हैं और लाकर हार्बर में या लैंडिंग सेंटर में इसको रख देते हैं, और उसके बाद का सारा काम जो होता है महिलाएं ही करती हैं। लेकिन पहले ये होता था कि महिलाएं थोड़ा इसमें प्रोसेसर्स, प्रोड्यूसर्स होते थे, क्योंकि पूरा सेल वेल वगैरह महिलाएं देखती थी। पर आजकल क्या हो रहा है, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा पुरुष की जो देयर एंटरिंग, बाहर के लोग आ रहे हैं और महिलाएं अब लेबर फोर्स जैसे काम कर रही हैं, मतलब डेली वेज पे वो लोग काम करना शुरू किया हम लोगों ने। तो उनका जो प्रोड्यूसर के नाम पे जो स्थान था वो धीरे धीरे वो साइड लाइन हो रहा है। ये उड़ीसा का एक फोटो है जहाँ स्मोकिंग, मतलब धुआं जो है वुड का स्मोक, उसमें फिश को स्मोक करते हैं, छोटे मछली को स्मोक करके उसको प्रिजर्व करते हैं। ये उड़ीसा, बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में जो है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको ज्यादा हम लोग देखते हैं।
अभी भी इसमें ज्यादा स्त्रियां ही शामिल हैं। इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए एक स्मोक क्लीन जो है हमारे इंस्टीट्यूट में बना था, और इंडस्ट्री का जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंडिंग से हम थोड़ा बहुत ये नॉर्थ ईस्ट में हम दे पाए ये इम्प्रूव स्मोक क्लीन जो है। और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी जो राज्य है जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल एक्सेट्रा, उसमें फर्मेंटेशन का भी एक प्रोसेस है, जहाँ इधर जो स्पीशीज है वहाँ के जो मछली है उसको सुखाकर पीस कर उसको घड़ों में 2-3 महीनों तक उसको बरी करके रखते हैं, मतलब ग्राउंड पे बरी करके रखते हैं, उसमें फर्मेंट होता है वो फिश, और उसे हमारे जैसे हम पिक्की बनाते हैं, अचार बनाते हैं, ये अचार नहीं है, एक दूसरा प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो वो उनके पकवान में यूज करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें सारा का सारा काम जो होता है स्त्रियां ही करती हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत से जो है अच्छी मात्रा में सी फूड का निर्यात होता है, और इसका जो फैक्ट्रीज है, इनके जो फैक्ट्रीज हैं, सी फूड एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, इस जहां पर ये काम होता है वो सारा का सारा काम स्त्रियां ही करती हैं, ज्यादातर फ्लोर लेवल पर स्त्रियां ही काम करती हैं। क्या जस्ट इस काम में जो है अभी भी देखा जाता है कि पुरुषों के से हम जब कंपेयर करें, इनकी जो वेज है वो हमेशा थोड़ी कम होती है। इनको पीस रेट में वेज मिलता है, मतलब कितने किलो इन्होंने प्रोसेस किया, या फिर कितने पीसेस, मतलब झींगा जैसे जो है उनको कितना पीस किया है इन लोगों ने, उस मात्रा में उनको वेज दिया जाता है। तो जनरली जो पुरुष सी फूड फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनसे कम ही होता है इनका टोटल वेज जो इनको मिलता है। और फ्लोर लेवल में जो एक्चुअल प्रोसेसिंग वर्क, मतलब एक्चुअल जो पश्च पैदावार वर्क या प्रोसेसिंग झींगा हो या अन्य मछली हो, वो सारा का सारा काम यहाँ महिलाएं ही करती है। एक और जो दायरा है ये मात्स्यिकी में, वो मछली पकड़ने का काम। इस काम में शायद महिला है ही नहीं, ऐसा एक विचार था पहले, पर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मछली पकड़ती हैं, पर उनको फिशर का जो लाइसेंस है वो मिला नहीं है अभी तक। पूरे भारत में एक ही स्त्री है जो आप देख रहे हैं, रेखा। शी इज द ओनली लाइसेंस्ड फिशर वुमन इन द होल कंट्री, मतलब मछुआरिन के जो लाइसेंस है, रेखा एकमात्र स्त्री है। रेखा केरल की है, हमारे एक पासी की एक डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर, वहाँ वह रहती है, और शी गोज विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ वो भी समंदर में जाकर मछली पकड़ती है। सो शी इज द ओनली लाइसेंस फिशरमैन। ये एक रिकॉग्निशन की, जो मैंने गैप जो बताई थी पहले, रिकॉग्निशन ही नहीं है इसकी, एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि इसमें महिलाएं इस क्षेत्र में, मात्स्यिकी के क्षेत्र में महिलाएं काम करती है और उन्हें रिकॉग्निशन देनी है। एक लाइसेंस अगर हो तो जो गवर्नमेंट के तरफ से जो स्कीम्स है या फिर वेलफेयर स्कीम्स है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे एक देश का प्रश्न नहीं है, जैसे जापान जैसे बहुत ही डेवलप्ड नेशंस में भी ये सेम प्रॉब्लम हमने नोटिस किया है और कई स्टडीज में वो देखा गया। और रेखा एक लाइसेंस्ड फिशर वुमन है, बट कई फिशर वुमन है, कई महिलाएं हैं जो फिशिंग करती हैं। जो ऊपर का जो फोटो है वो महाराष्ट्र का है, रत्नागिरी जिले का है। वहाँ गिलनेट फिशिंग ज्यादा होता है, और ये महिलाएं आप देख रहे हैं बोट में जा रही हैं, अपने हस्बैंड्स भी है बोट पे, वो फिशिंग के लिए अपने हस्बैंड्स के साथ जा रही हैं।
याद ये रखना है कि वो पूरा घर का काम करने के बाद फिशिंग जाती है और वापस आने के बाद मार्केट भी ये महिलाएं ही मार्केटिंग करती है। तो पूरा काम जो है उसमें पकड़ने में, घर का काम और मार्केटिंग, सारा का सारा काम महिलाएं करती है इसमें। ये नीचे जो है वो एक श्रिम्प फार्म है जहां से छोटे छोटे जालों से स्त्रियां मछली पकड़ती हैं। ज्यादातर स्मॉल स्केल फिशरीज में, मतलब छोटे पैमाने में जो मछली होती है उसमें महिलाओं का जो योगदान है मछली पकड़ने में वो बहुत ही ज्यादा है और टोटली अनरिकॉग्नाइज्ड है। इनको कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये महिलाएं हैं जो मछली पकड़ने जा रही हैं। रिजर्वायर्स में जो है, डैम्स के पास जो रिजर्वायर्स होता है वो आजकल बहुत ही कल्चर के लिए यूज, एक्वाकल्चर के लिए यूज हो रहा है, मछली पालन के लिए यूज हो रहा है। वहाँ ज्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो स्टेट्स के हैं वो स्टॉक करते हैं, ज्यादातर काप्स जो है उसको स्टॉक करते हैं, मछली के जो बच्चे हैं उसको उसमें डालते हैं और बड़े दे वेट फॉर अबाउट अ फ्यू मंथ्स एंड देन इट इज लाइसेंस। इसको भी लाइसेंस दिया जाता है फिशिंग के लिए। और इसमें भी ज्यादातर जो स्मॉल स्केल फिशिंग है वो हस्बैंड वाइफ टीम्स होते हैं ज्यादातर जो फिशिंग करते हैं। ये कॉरकल है छोटा सा, पहले ये बैम्बू का बनता था, अब FRP से बनता है। इसमें भी हस्बैंड वाइफ जाते हैं रिजर्वायर्स में फिश कर कर आते हैं। ये छोटे से नाव होते हैं, ये भी यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो हस्बैंड एंड वाइफ टीम गोइंग फॉर फिशिंग। पहले जब हम बात कर रहे थे मिश्रा जी से, तो जस्ट बिफोर बिगैन, तो उन्होंने कहा कि वाटर चेस्टनट्स और अन्य जो सस्य है उसका भी वो लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं पालन में। तो ये एक फोटो है कश्मीर का जहाँ मछली भी पकड़ते हैं और वाटर चेस्टनट जो वाइल्डली अवेलेबल है वहाँ के झीलों में, उनको भी स्त्रियां पकड़ती हैं, मछली को बेचते हैं, वाटर चेस्टनट को वो प्रोसेस करते हैं और लेटर ऑन बेचते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में जो लेक्स है, भील्स है, वहां भी बहुत सारी महिलाएं जो होती है अकेले ही जाती है मछली पकड़ने के लिए। गिल नेट फिशिंग जो हमने रत्नगिरी में देखा वो अन्य जगहों पे भी देखा जाता है, जैसे केरल में, केरल का एक फोटो है ये, वहां भी हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक टीम है वो जाकर गिल नेट फिशिंग कर रही है। ये फिर अगेन इट्स इन महाराष्ट्र। ये जो जाल है वो खुद बनाते हैं, औरतें खुद बनाती हैं। नॉर्थ ईस्ट का फोटो है। और जो झीलें हैं, वो जो भील्स है, जो छोटे पॉन्ड्स है, तालाब है, वहां से ये मछली पकड़ते हैं। छोटे छोटे नाव हैं जो एरियाज तक ले जाती हैं उन्हें। नावों में बैठकर भी करती है या फिर नीचे पानी में उतर कर भी वो लोग मछली पकड़ते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो महिलाएं इस तरफ स्मॉल स्केल में पकड़ती हैं वो फिश ज्यादातर घर के काम आता है, घर के पकवान में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, सभी जानते हैं कि फिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स। तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने घरों के न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए इनका जो काम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह फोटो केरल का है जहाँ हाथ से पकड़ने का काम कर रही हैं ये स्त्रियां। ये झींगा जो कल्चर करते हैं, ये वो फार्म्स हैं और इसमें ऑल्टरनेटिवली पैडी ग्रो करते हैं, मतलब धान, राइस ग्रो करते हैं। तो एक बीच का समय होता है जहां पर ये फैलो होता है और उस समय जो किसी चाहे आ सकते हैं और इसमें पकड़ सकते हैं। कोई जाल वाल नहीं यूज करते हैं, हाथों से और पैरों से इकट्ठा करते हैं और पकड़ते हैं। आज भी कई महिलाएं ये पकड़ रही हैं। थोड़ा उसमें से घर के लिए जाता है और थोड़ा जो बचता है वो मार्केट में बेचते हैं। और ये जो है नारियल के पत्ते हैं, नारियल के पत्तों से ये लोग ऐसे कुछ बनाते हैं और इससे भी वो मछली इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। ये जो आपने पहले देखा था मणिपुर का है फोटो, छोटे छोटे जाल बना के वो मछली को पकड़ते हैं। ये भी केरल का जो है ये लाइन है, मतलब हम देखते हैं एक लकड़ी के एंड पर एक लाइन लगाकर। ये सारा जो पकड़ते हैं घर के काम के लिए होता है, घर के लोगों को खाने के लिए ही
ये ज्यादातर ये पकड़ते हैं। ये फिर से इट इज अगेन अ फोटो फ्रॉम महाराष्ट्र, जहाँ इंटरटाइडल रीजन्स में ये कोस्ट है समंदर का, और यहाँ पर जो मोलस्क है, सीपी जैसे मत्स्य है जो आते हैं, तो उनको पकड़ने का, उनको कलेक्ट करने का और उनको मार्केट करने का काम ये फैमिलीज है। फैमिलीज मतलब बहनें हैं, बच्चे हैं, ज्यादातर लड़कियां, लड़के नहीं होते हैं, दी मदर्स एंड देयर डॉटर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर्स, ऐसे एक ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में कलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। दिस इज अ फोटो फ्रॉम तमिलनाडु। ये जो समुद्री शैवाल है, सी वीड्स है, उनको वाइल्ड से कलेक्ट करने वाले एक ग्रुप ऑफ विमेन है। ये खुद नाव चलाते हैं, समंदर में जाते हैं, समंदर में डुबकी लगाते हैं, थोड़ा फ्यू मिनट्स अंदर रहते हैं और शैवाल को हाथ से कलेक्ट करके ऊपर आते हैं। और उस समुद्री शैवाल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मतलब बहुत प्राइज्ड रिसोर्स है, क्योंकि उनका बहुत ही उपयोग होता है फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयां बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में बहुत यूज होता है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इनको जो प्राइस मिलता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इनका काम बहुत कठिन है, फिर भी ये लोग जाती हैं। बहुत ही रूडिमेंट्री जो है इक्विपमेंट है इनके पास, जो एक गॉगल है, चप्पल वप्पल तो है ही नहीं। ये जाती हैं और 2-3 दिन वहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एरिया में, तो वो वहीं पर रहती हैं और सुखाकर वापस आती हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ वेमेन फ्रॉम तमिलनाडु, रामेश्वरम का जो एरिया, ये आपको शायद सुपरिचित है। फिल्ट्रेशन है एक्वाकल्चर के लिए, जब छोटे मछली को पकड़ते हैं, ज्यादातर स्त्रियां ही करती हैं। उड़ीसा का एक फोटो है। फीडिंग का काम जो है एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में, वो भी ज्यादातर स्त्रियां आजकल कर रही हैं। FRP के छोटे छोटे बोट्स हैं, कैनोस हैं, उसको उसमें बैठकर ये बहन फीड कर रही है। ये भी वेरी फेमिलियर फोटो फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज हार्वेस्टिंग में भी आजकल बहुत स्त्रियां कर रही हैं, जो पालन कर रही हैं, और पूरा हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग का काम में भी लगा है। समुद्री शैवाल जो मैंने पहले कहा, उसको कल्चर भी किया जाता है, मतलब वाइल्ड से हार्वेस्ट ही नहीं करते, उसको कल्चर भी करते हैं। ये भी ज्यादातर फैमिली एंटरप्राइज होता है, मतलब एक फैमिली में अगर 2-3 ब्रदर्स हो और उनके वाइफ्स हो, तो वो करते हैं समंदर में 1 किलोमीटर अंदर जाकर। उनका इट्स कॉल्ड रैक एंड ड्रेन मेथड, एक मेथड है जो डेवलप किया है। उसमें वो कृषि जो करते हैं वो शैवाल को करते हैं और 2-3 महीने में उसका हार्वेस्ट करते हैं, उसको ड्राई करके बेचते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर कोस्टल एरियाज में। तो मैं क्या बदलाव आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा गैप है। हम जानते हैं कि महिलाएं कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मात्स्की के क्षेत्र में, स्पेशली छोटे पैमाने की जो मात्स्की है उसमें बहुत ही इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर्स में इन्वॉल्व है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, छोटा है बड़ा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है घर के जो इनकम है, आमदनी की है, और फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की है। जो पोषण है एक घर में, घर के सदस्यों के का जो पोषण की सिक्योरिटी है, उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका होता है। तो क्या करना चाहिए कि थिंक बिग एंड थिंक बियॉन्ड। कल के बारे में सोचना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि शायद महिलाओं को पता नहीं कि उनके अंदर जो है वो कितनी शक्ति है, वो शायद दे डोंट रिकॉग्नाइज इट देमसेल्व्स। तो अगर वो रिकॉग्निशन पहले आ जाए तो शायद कुछ और ज्यादा कर सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन एक्सेस कम होगी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो अपनी शक्ति खुद जानती नहीं है, खुद आकर उसको एक्सप्लॉइट करना जानती नहीं है। पर वी हैव एजेंसीज लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जल जीविका, कई NGOs हैं, या फिर हम खुद जितना कर सकते हैं हम जाकर करते हैं, पर हमारी जो है एक लिमिट है हम जो कर सकते हैं, और उसके बीच में एक चैनल जो है चाहिए, और वही चैनल शायद वो गैप फिल कर रही है जल जीविका जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। सो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में है, जो प्रौद्योगिकियां हैं, उसे ट्रांसफर करने का एक माध्यम होना चाहिए। और
उसको एक्सप्लॉइट होना चाहिए, उसके लिंकेजेस चाहिए। तो हमारे यहाँ मत्स्य की जो है रेडी टू कुक या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, और हमारे यहाँ एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है। मतलब अगर आप कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और उसको मार्केट करना चाहते हैं और उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ एक इंक्यूबेटर के हिसाब से आ सकते हैं, हमारे यहाँ रह सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऑफिस उनको दिया जाता है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब उतना ज्यादा उसका पर मंथ का कॉस्ट नहीं होता है, पर हमारे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस कर प्रोडक्ट बना हमारे फैसिलिटीज यूज कर प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका टेस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं और यहाँ से ग्रेजुएट करके इंक्यूबेटिंग ग्रेजुएट करके जा सकते हैं। तो एक ऐसी फैसिलिटी हमारे यहाँ है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई इंक्यूबेटर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ से इंक्यूबेट होकर जा चुकी हैं लोग, और उनमें कई महिलाएं भी है, उद्यमी भी है। और हाल ही में एक जो कियोस्क हमने डेवलप किया था, ये फिश वेंडिंग के लिए, जो मछली बेचने वालों के लिए यूजफुल है। तो इसमें हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, चिल स्टोर कर सकते हैं, और डीस्केलिंग एक मशीन दी गई है निकालने के लिए, स्केल्स निकालने के लिए, और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको क्लीन करके, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग क्लीन फिश खरीदना पसंद करते हैं, थोड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और वेस्ट वॉश करने के लिए, वेस्ट कलेक्शन के लिए उसका ऑप्शन भी है। तो केरल गवर्नमेंट ने ये जो सोसाइटी फॉर असिस्टेंस ऑफ फिशर विमेन बोल के एक, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला के नीचे आने वाली एक यूनिट है। तो सैफ के जरिए केरल गवर्नमेंट ये महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिश वेंडिंग कियोस्क। सो दिस इज यूजफुल वेंडिंग के लिए। अब छोटे छोटे एक अच्छा जगह अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन गिव अस, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज प्रोमिनेंट सा जगह आइडेंटिफाई करके दे, तो इसमें बहुत ही हाइजीनिकली, स्मेल नहीं है, हाइजीनिकली फिश को वेंड कर सकते हैं, मैनेजेबल भी है, इजीली मैनेजेबल। और ड्रायर्स है जो सुखाने के लिए, दिस कैन बी कस्टमाइज, मतलब सोलर है, इलेक्ट्रिक है, एलपीजी है, या बायोमास है। बायोमास मतलब लकड़ी वगैरह का जो यूज करके उसका एनर्जी इज फ्रॉम दी बायोमास। सो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे यूज के हिसाब से, मतलब कितना हम ड्राई करना चाहेंगे उसके हिसाब से हमको इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्टली, मैंने कहा कि हमारी जो करने की क्षमता है वो थोड़ी सीमित रहती है, क्योंकि हम कई कार्य एक साथ करते हैं, तो डायरेक्टली करने का जो क्षमता जो है वो कम होती है। ये एक काम जो है मैंने डायरेक्टली किया हुआ है। मैं 10 सालों से एक पर्टिकुलर विलेज के 200 जो है सीपी क्लैम जो है उस वो कलेक्ट करने वाले फिशरमैन के वहाँ वो एक विलेज है, वहां पर 200 ऐसे फिशरमैन फैमिलीज है जो क्लैम को कलेक्ट करते हैं और इसको घरों में प्रोसेस करके, और क्लैम का शेल जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री और लाइम इंडस्ट्री में जाता है, और उसमें मीट है, और जिसका क्लैम का मीट है उसको हम स्त्रियां मार्केट करती हैं। तो पूरा प्रोसेसिंग का काम जो है महिलाएं ज्यादा करती हैं, घरों में करते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर विलेज में 10 साल से काम कर रही हूँ इनके बीच। तो हमारा जो इंटेंशन था थोड़ा वो प्रोसेस जो है बहुत ही अनहाइजीनिक है, बहुत ही समय जाता था महिलाओं को इस काम करते हुए। तो हम लोगों ने उसका ड्रजरी रिलीफ जो है वो टाइम कैसा हम कम कर सके उसके बारे में, और ये हाइजीनिकली कैसे हम कर सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रोटीन रिच है, पर उसका डिमांड उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सीपी है तो उसमें जो डर्ट है मिट्टी सैंड पूरा उसके अंदर ही रहता है, वो चला नहीं जाता है, और जब हम उसको पकाकर खाने लगते हैं तो वो हमें ग्रिट सैंड पूरा जाता नहीं है, तो इसको क्लीन करने में बहुत सी मुश्किल होती है। तो ये सैंड हम निकाल सकते हैं एक प्रोसेस से, डेप्यूरेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब सीपी को हम 8 से 12 घंटे पानी में फ्लोइंग वाटर में रखते हैं, और वो फ्लोइंग वाटर में उसका जो अंदर का जो डर्ट है वो पूरा चला जाता है, मतलब उसको स्टार्व कर रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहा है। मतलब अगर उस लेक में है
और पानी के साथ साथ उसका खाना भी जाता है और उसके साथ उसका जो है सैंड और मिट्टी भी जाता है उसके अंदर। पर हम ये प्रोसेस में, डेपुटेशन प्रोसेस में, इट्स क्लीन वाटर, फिल्टर्ड पानी है, तो उसके साथ उसमें अंदर कोई इम्प्यूरिटी नहीं है। तो हम ये सीपी को हम बगैर खाने जस्ट पानी में डाल रहे हैं और उसका इम्प्यूरिटीज पूरा निकाल के उसके बाद उसको प्रोसेस करें। हम लोग प्रोसेसिंग भी हमने थोड़ा मैकेनाइज किया, एक बॉयलर और एक कुकर, जो हम प्रेशर कुकर है, उसी कॉन्सेप्ट में हमने एक बनाया कि एक 20 मिनट में उसको प्रेशर कुक करके, वो बॉयलर से स्टीम आता है, उसको प्रेशर कुक करके उसको हम निकाले तो 20 मिनट में कुक हो जाता है। कुक होने के बाद ही ओपन होता है और मीट हम निकाल पाते हैं। वरना अगर हम सीपी को ले वो बंद हो जाता है, वो मसल है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद हमने एक मीट और शेल को सेपरेट करने के लिए मीट शेल सेपरेटर भी हम लोगों ने फैब्रिकेट किया, जहां पर उस अगर वो निकाल कर उसमें डाल दें और उसको रोटेट करें तो मीट और शेल सेपरेट हो जाते हैं। तो एक काम हमने, it took us about 10 years to study the whole thing and to implement a full process to do it. और कई सारे मीटिंग्स हमने वो विलेज में जाकर किए, क्योंकि जो ट्रेडिशनली वो करते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग करने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो कई सारे मीटिंग्स हमने किए और कई ट्रेनिंग्स हमने इंस्टीट्यूट में दिए और एक छोटा सा जो फैसिलिटी है हम लोगों ने वहां सेटअप किया। और 2019 में हमने सेटअप किया, बट उसके बाद जो है कोविड आया तो एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर इट्स अगेन स्टार्टेड। इसमें पंचायत की इन्वॉल्वमेंट थी और वहीं की एक एनजीओ थी, एक यंग यूथ एनजीओ है, उस एनजीओ के वे भी हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स थे। फंडिंग हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिली। बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज को मैंने अप्रोच किया था 10 साल में, पर हुआ नहीं। लास्ट में डीएसटी ने मुझे फंड दिया एक काम करने के लिए और हम ये उस विलेज में करे। मैंने कहा कि डायरेक्टली जो काम कम है, फिर दिस इज वन ऑफ द वर्क दैट आई डिड डायरेक्टली। ये एक एग्जाम्पल है मणिपुर की ऑल वुमेन मार्केट है। क्यों ना हम ऐसे कुछ चीजें गवर्नमेंट से सिफारिश करें या गुजारिश करें कि ऐसे कुछ ऑल वुमेन मार्केट्स क्यों ना हम हर जगह एस्टैब्लिश करें, जहाँ स्त्रियां आ सके, महिला आ सके और महिलाएं आ सके और उनका प्रोडक्ट्स वो बेचे। ये दिस इज एन ऑल प्रोडक्ट्स, सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सभी चीज यहाँ मिलती है। और स्टेट गवर्नमेंट के भी कई स्कीम्स है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो हम वेरी पर्टिकुलर टारगेटेड प्रोग्राम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। और एक बड़ा जो प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जहाँ बहुत ही ज्यादा एलोकेशन है और अगर हम बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रोजेक्ट्स लिखे इसमें तो हमें इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं गांधी जी का एक कोट मैं हमेशा हर प्रेजेंटेशन में मैं करती हूँ कि उन्होंने कहा कि women should eventually define their own goal and take a lead in solving their own problems। कि हम किसी और पे डिपेंड ना करें कि हमारे जो मसले हैं उनको सॉल्व करें, हम खुद ही हमारे मसलों को अंडरस्टैंड करें, हमारे स्ट्रेंथ्स को, हमारे जो अंदर जो शक्ति है उसको जाने और खुद ही उन मसलों का सॉल्यूशन या समाधान देखें। तो with that, I would like to end. This is a photo from Jal Jeevika, which I have taken without your permission. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. So आज के दिन सभी महिलाओं को उनकी शक्ति से जागरूक कराने के लिए थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं हमारी मत्स्य सखी प्राजक्ता हमारे साथ, हमारी सभी मत्स्य सखियां हमारे साथ जुड़ी हैं। उनमें से प्राजक्ता है जो पूरी जर्नी को बताएंगी। तो स्वागत करते हैं प्राजक्ता का। सबसे पहले मैं जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगी सभी को। और मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम प्राजक्ता विनोद गेड़ाम है। मैं रालगांव तालुका से एकलारा गांव से हूँ और मैं जल जीविका संस्था में मत्स्य सखी के तौर पर काम देखती हूँ। और मेरे अंडर 3 गांव आते हैं, जिसमें लोहारा, सोनोरली और एकलारा है। पहले तो मैं अपना जो कि पहले मैं काम करती थी उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी।
पहले मैं बैंक सखी का काम करती थी, फिर वो तालुका में रोज जाने आने की वजह से वो सैलरी कम था, तो मैंने वो काम थोड़ा स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैं FLCRP का काम करने लगी, और साथ ही में हमारे जो गांव में जो SHG बनाया है, SHG के थ्रू जो हमने विवो बनाया है, उसके अंतर्गत जो महिलाएं मत्स्य पालन का काम करती थी, उससे मैं सहकार्य उनको करने लगी। और शुरुआत में वो जो मत्स्य पालन का काम हम करते थे, तभी हमें कई दिक्कतें आने आती थी। तभी हमारे जो टेक्निकल सपोर्टर्स है, गजानन सर जी है, जो CFA मैनेजर है, उन्होंने कई हम महिलाओं को हमेशा ही मदद की, और उनके ही सहकार्य से हम जलजीविका से जुड़े। आज हम जलजीविका में मत्स्य सखी का काम देखते हैं, और उसमें हमारे अंडर 3 गांव आते हैं, और 3 गांव में मेरे अंडर 27 तालाब फिश पॉन्ड है। और उन फिश फार्मर्स को, जो 27 फिश फार्मर्स है, उनको मैं गाइडेंस करने का काम करती हूँ, जो कि पहले भी वो फिश फार्मिंग का काम करते थे, पर उनका कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने का इंटेंशन नहीं था। वो ट्रेडिशनल तरीके से वो फिश फार्मिंग करते थे, और जो तालाब में जो तालाब भी ठेके से, बड़ा तालाब जो था गांव में, वो ठेके से दिया करते थे, और वही तालाब से जो मछलियां बाहर आती थी पानी के समय, वो ही अपने छोटे जो खेत में के पॉन्ड है उन्होंने बनाए थे, उसमें डालकर वो नेचुरल तरीके से बढ़ाकर घर में ही खाने के लिए यूज करते थे। और फिर उम्मीद के तहत हमारे यहाँ पे कुछ मत्स्य सखी का चयन हुआ, और उनसे हमें ट्रेनिंग मिलने लगा, और हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी उनके मार्गदर्शन से बढ़ने लगा। और हमारे यहाँ के जो फिश फार्मर्स लोग हैं, उनको भी हम वो गाइडेंस करने लगी, तो उनका अभी ये फिश फार्मिंग के लिए जो उनका जो सोचना था वो भी बदल गया, और वो जो फिश फार्म है उनके खेतों में, वो उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाने के उद्देश्य से उसको देखने लगे, और इनकम कमाने का जो जरिया है फिश फार्मिंग का, वो भी वो वहां यूज करने लगी। फिर हम जलजीविका संस्था से जुड़े, और जलजीविका संस्था से हमें कई अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स हमें मिलने लगे। उससे हम जो भी जानकारी हमें दी जाती थी, और जो भी फिश फार्मिंग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो हम फिश फार्मर्स को देते थे। उसी वजह से वो उनको जो भी मदद चाहिए थी, जो मत्स्य सखी कर सकती है फिश फार्मिंग के लिए, वो हम जैसे कि फिश प्री प्लानिंग से लेकर तक फिश का जो आउटकम्स निकलने तक का हम गाइडेंस फार्मर्स को करने लगे, जो कि उन्हें इनकम इंक्रीज करने में बहुत ही मददगार साबित रहता था। साथ ही में पॉन्ड के पानी को चेक करने का भी चेक करने के लिए भी जलजीविका की ओर से हमें जलतारा किट मिला। उससे हम पॉन्ड का पानी चेक कर फिश फार्मर्स को गाइडेंस करते थे। जो पॉन्ड से पानी लेकर जलजीविका जलतारा किट में जो लिक्विड देते थे, वो उससे थोड़ा कम ज्यादा होता था। फिर अब हमें जलजीविका से एक IoT डिवाइस मिला, उससे हम फार्मर्स लोगों को जो पानी में जो घटक चाहिए है, वो जैसे कि pH, TDS, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और नाइट्रेट, ये है कम ज्यादा मात्रा में, वो हम बता सकते हैं उनको। उसी हिसाब से वो पानी का मेंटेनेंस रख सकते हैं, और इनकम कमाने के लिए ये भी उनको एक इम्पोर्टेंट थिंग है। और ये इंफॉर्मेशन हम फार्मर्स को देते हैं, और यहाँ पे जो इसी वजह से ज्यादा फार्मर्स हमसे जुड़ने लगे हैं, और जो भी पहले जिनको जो फार्मिंग करने का इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, उनको भी अभी इंटरेस्ट आने लगा, वो भी हमसे जुड़ने लगे हैं। और आज हमारे रालेगांव तालुका में 580 के आसपास फार्मर्स हैं,
जो हमारे जल जीविका के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और हम उनको सहायता कर रहे हैं। और यही इसी बात को ध्यान में रखकर हम हमारे एकलारा गांव में एक स्कूल भी बनाए हैं, एक्वा स्कूल। उससे भी हम सभी फार्मर्स को फिश फार्मिंग का ट्रेनिंग देंगे और उनको जो इनकम बढ़ाने के लिए जो भी फार्मिंग में गाइडेंस चाहिए वो भी हम उनको बताएंगे। हमारे यहाँ एकलारा में एक्वा स्कूल में हम जो भी ट्रेनिंग देंगे उसमें केज कल्चर, बायोफ्लॉक, हाइड्रोपोनिक और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का हम ट्रेनिंग उनको देंगे। और यह जो काम हम करते हैं, मैं कर रही हूँ, उससे जो मुनाफा मिलता है उससे हमारे घर में भी बहुत ही मदद होती है और घर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम इनकम कमाते हैं और उससे उनकी मदद मिलती है। और जो भी ये काम करते समय हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनसे भी एक अलग सा रिस्पेक्ट हमें मिलने लगा है और वो भी हमें एक गाइडेंस करने की तरह से देखने लगे हैं और अच्छा रिस्पेक्ट उनसे भी मिल रहा है और अच्छा लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इनकम बढ़ाने में हम सहकार्य कर रहे हैं। बस इतना बोलकर धन्यवाद। जोरदार तालियां सभी तरफ से। प्राजक्ता ने ब्रेक द बायस को पूरा साबित किया है। और अभी प्राजक्ता कुछ भी प्रश्न है आप सभी मत्स्य सखी के, तो गीता मैम है सामने, तो पूछ सकते हैं। मैम ने जो इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है, उससे तो हमें एक अलग से प्रेरणा मिली है कि हम भी महिलाएं भी और इससे भी ज्यादा जो हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। और हम यह मैडम से पूछना चाहूंगी कि जो हमारी महिलाएं है उनको जो फिश फार्मर्स लोग हैं उनको जो हमें ट्रेनिंग देना है तो हमें पहले से क्या प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, और इसके बारे में थोड़ा मैं पूछना चाहूंगी मैम को। एक क्लैरिफिकेशन मैं प्राजक्ता जी से लेना चाहूंगी कि सारे जो फिश फार्मर्स है स्त्रियां हैं, महिलाएं ही हैं या पुरुष भी हैं? जी मैम दोनों भी है, स्त्री और पुरुष दोनों भी है। अच्छा है कि दोनों हैं, मतलब जस्ट आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। ट्रेनिंग इन द सेंस आप जो पहले से ट्रेनिंग दे रही है और कुछ नया ट्रेनिंग आप चाहते हैं इसके बारे में? अभी देना है, अभी तो हम ऐसे ही पर्सनली गाइडेंस उनको करते हैं, पर हमें अभी ट्रेनिंग अरेंज करके हॉल में एक जैसे कि स्कूल में वगैरह पढ़ाते हैं उसी तरह से देना है ट्रेनिंग। मतलब मेरा जो डायरेक्टली वर्क था वो जो सीपी क्लैम फिशर विमेन के साथ था, तो हमने ज्यादातर उनको डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा उनको असर होता है। मतलब एक क्लासरूम में बैठकर क्लास लेने से अच्छा है कि अगर कुछ इफ देयर इज अ मॉडल, एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक मॉडल हो तो वो दिखाने से उनको ज्यादा कन्विंसिंग होगा। क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेनिंग से जो मेन उद्देश्य है कि वो कन्विंस हो पहले और इस काम को अपनाए और उसको आगे बढ़ाए, तो हमारा यही एक उद्देश्य है। तो ट्रेनिंग में आई थिंक अगर आपका मॉडल पॉन्ड हो या फिर कुछ इनोवेटिव फार्मर है जो जिन्होंने आपका पहले से ट्रेनिंग लिया हुआ है और आज बहुत अच्छा काम कर रही हो या रहा हो, तो उनके फार्म में ले जाकर उनको दिखाकर उसके बाद अगर आप क्लासरूम में भी चाहे तो दे सकती हैं। बट आई थिंक देखने से ही, सीइंग इज बिलीविंग, सो देखने से ही उनको कन्विंसिंग ज्यादा होगा और वही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग वैसे भी होती है इंस्टीट्यूट में, पर जो हमने जो प्रोजेक्ट में किया, हमने ज्यादातर वी गेव देम हैंड्स ऑन। हमने वो पूरा सिस्टम जो वहाँ हम रखना चाहते हो, गांव में रखना चाहते थे, हमने यहाँ बनाया पहले और उन लोगों को यहाँ ले आकर पूरा हमने दिखाया, उनसे करवाया पूरा, और तभी जाकर वो कन्विंस हुए कि हाँ जो हम पहले कर रहे थे उससे पूरा बदल दिया था, हमने पूरा प्रोसेस बदल दिया था। तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल है उनको ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए।
तो हमने पूरा वो जो मॉडल था हमने पहले यहाँ बनवाया, हमारे इंस्टीट्यूट में बनवाया, उनको ले आए हम और पूरा हमने दिखाया, उनसे करवाया, तभी जाकर वो कन्विंस हुई कि हाँ ये कर सकते हैं। तो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट सीइंग इज बिलीविंग। तो ट्रेनिंग में ऐसा ही, वैसा अगर आप ट्रेन कर सके तो अच्छा है। आपका एक सिस्टम होगा, वो पूरा बदलने के लिए मैं नहीं कह रही, पर उसमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अगर आप ऐड करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी मैम, जी। आपने अभी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस आपने दिखाए, फोटोज दिखाए, तो हमें 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 भी यह लगा कि हमारे यहाँ की भी जो महिलाएं हैं वो खुद से जो फिश फार्मिंग का जो काम है, व्यवसाय है, उसमें खुद से इन्वॉल्व हो। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा मैम? मैं पता नहीं मैंने ठीक से सुना, वो खुद से कैसे इन्वॉल्व हो, वो खुद आगे आए? आप वैसा चाहते हैं कि खुद आगे आए? जैसे कि पुरुष करते हैं ये काम की फिश हार्वेस्टिंग वगैरह करना, तो ये महिला भी कर सकती है या आप हाँ कर सकती है। मतलब आप अगर ईस्ट में हमारी देखें, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही है, मुझे सुन रही है, तो ये हमारा संदेश उन तक हमें पहुंचाना है, इसीलिए हम ये आपसे पूछ रहे हैं। मतलब पॉन्ड में हार्वेस्ट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना समंदर में है, और समंदर में भी स्त्रियां जा रही हैं। तो ये खुद में ही एक प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ, जब समंदर में जाकर स्त्रियां मछली पकड़ रही हैं तो हम तालाब में या पॉन्ड में क्यों नहीं कर पाए। और ट्रेडिशनली करती आ रही हैं। अगर आप उड़ीसा बंगाल में देखें तो ट्रेडिशनली जो है हर घर में एक पॉन्ड होता था पहले जमाने में, तो वहां मछली पालन भी होता था और पकड़ने का काम भी जो है महिलाएं करती थी। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक बार अगर हम कर लें तो हो जाएगा। मतलब मैंने रमणी का जो एग्जाम्पल दिया, उनको स्कूटर चलाना आता नहीं था, पर उनका जब हेल्थ का इश्यू हुआ, जो सर में बास्केट लगाकर जाती थी, तो उनका हेल्थ इश्यू होने लगा, उनको सर में दर्द होने लगा। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये इश्यूज है, सर में दर्द या पीठ में दर्द या नेक, पेन इन द नेक एंड ऑल दैट, बिकॉज दे आर वेट वो सर पे उठाकर जा रही है घर घर। जब हेल्थ इश्यू हुआ तो उन्होंने स्कूटर पहले सीखा और लोन लेके स्कूटर खरीदा उन्होंने। तो इट इज द नीड, हम अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द वे यू शुड बी मोटिवेटिंग देम। स्त्रियां कर सकती हैं, कर रही हैं। जो हार्वेस्टिंग है, अगर उड़ीसा बंगाल में देखें तो अभी भी स्त्रियां कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी करें। आई थिंक दैट इज पॉसिबल। जब कल्चर आप कर सकती हैं तो हार्वेस्टिंग भी आप कर सकेंगे। जी, ठीक है मैम, धन्यवाद। प्राजक्ता अभी कितनी मत्स्य सखी हैं हमारे साथ? हमारे साथ 17 मत्स्य सखी है मैम। और उनमें से किसी का कोई सवाल हो तो? जी, अभी कुणाल काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचार। एक बार सबको दिखा भी दें। जी मैम। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। नमस्कार। ते विचारायचं का विचारा? आहे का? विचारा ना। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं माँ। सभी बहुत उत्साहित थे आज के सेशन के लिए। सुबह से सभी लोग आके इकट्ठा हुए हैं
Thank you so much. I feel so blessed that all of them have come to listen, and I hope I have been able to share something which is useful for them. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और शायद प्रश्न तो नहीं है अभी किसी का। और निकिता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने अपना समय निकाला, समय चेंज करके भी समय निकाल लिया हमारे लिए, और हम सभी को इतना अच्छे गाइडेंस दिया, और आज के दिन सभी को मोटिवेशन मिला कि यस वी कैन ब्रेक द बायस, और हम सभी में वो पोटेंशियल है, उसको आगे हम ले जाएंगे। प्राजक्ता और सभी मत्स्य सखी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन भी करूंगी, और आज महिला दिवस पे फिर से शुभकामनाएं दूंगी। और इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ते जाएं, और साथ मिलकर जल जीविका के साथ हम आगे काम करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो टाइम टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड एक फोटो ले लेते हैं सभी, अगर वीडियो ऑन कर लेते हैं तो एक वर्चुअल फोटो हो जाएगा। थैंक यू सो मच आज इस अवसर पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निकिता मैम, प्राजक्ता और सभी मत्स्य सखियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगला एक्वाटॉक सेशन हम जल्द ही लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। Thank you all. Thank you. Thank you.